Worst vice president, you're the worst border czar. There's never been anybody bad like you. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Get out of here. याद है आपको जब कमला चाची ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीरियों को कहा था कि वो अकेले नहीं हैं, तो अब इलेक्शन हारने के बाद वो जाके कश्मीरियों को कंपनी दे सकती हैं क्योंकि अब तो उनके पास काफी फ्री टाइम है। तो जैसा कि आपने सुन लिया होगा, ट्रंप चाचा हैज रिटर्न्ड इन 2024। He happens to be coming to meet me next week. And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. तो 2016 में ट्रंप के जीतने के बाद आपको ये देखने को मिला था Donald J. Trump is now president of the United States. और फिर से 2024 में वो घड़ी आ चुकी है। आज के वीडियो में हम 2024 के अमेरिकन इलेक्शंस के सबसे स्पाइसी मेल्टडाउन्स को देखेंगे, तो जरा अपने मेल्टडाउन प्रोटेक्शन वाले गॉगल जरूर पहन लीजिएगा। हम ये भी देखेंगे कि इससे इंडिया पर क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअली बिलीव इट और नॉट, इंडिया पर काफी बड़ा डिफरेंस पड़ेगा ट्रंप के इलेक्शन होने का। क्या ट्रंप इंडिया के लिए अच्छा होगा और ट्रंप और इंडिया के बीच की रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आइए पता करते हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, मैं इस हफ्ते ट्रैवल कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा डिफरेंट सेटअप है, थोड़ा अजीबोगरीब सेटअप है। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी शायद उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, लेकिन यार एक हफ्ते की बात है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो अमेरिका के 2024 के इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 295 इलेक्टोरल वोट्स के साथ काफी बड़ी जीत हासिल की है और अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट रहने के बाद दोबारा अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बने हैं। 2020 का बदलाव उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. I'm speaking. In Minnesota, she went out. Wait a minute, I'm talking now. You don't mind, please. Does that sound familiar? और जो बाइडेन, जिन्हें जबरदस्ती धक्का मार के डेमोक्रेटिक पार्टी से निकाल दिया गया था ताकि कमला चाची इलेक्शन लड़ सके, उन्होंने कमला चाची के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है। And they say I'm the retarded one. The Democrats said that I was too old, that I was too slow, that I was a joke. Well, here's a joke for you. What do Willie Brown and the 2024 presidential election have in common? Kamala Harris blew both of them. I shouldn't have said that. But seriously, I mean, first Hillary loses to Donald and now Kamala. This man has beaten more women than Doug Emhoff. Anyways, congrats on losing to Hitler again. I hope he locked you all up this time. Thank Brandon out. इनफैक्ट कमला हैरिस जो बाइडेन से भी इतनी बुरी कैंडिडेट थी कि बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि एक रिपब्लिकन कैंडिडेट ने अमेरिका के इलेक्शन में पॉपुलर वोट भी जीता है, यानी एब्सोल्यूट नंबर्स में भी उनको डेमोक्रेट से ज्यादा वोट्स आए हैं। जनरली क्या होता है अमेरिकन इलेक्शंस में कि जो डेमोक्रेट कैंडिडेट होता है वो पॉपुलर वोट जीतता है। उसके ऊपर से अमेरिका में देखिए अराउंड 6 से 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स होते हैं जिनमें बेसिकली माना जाता है कि इलेक्शन डिसाइड होगा। अगर इन स्टेट्स में कोई भी कैंडिडेट बेहतर परफॉर्म करता है तो उसके चांसेस प्रेसिडेंट बनने के काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये स्टेट्स हैं विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, नेवाडा और एरिजोना, जिनमें टोटल 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स होते हैं, जो जैसा कि मैंने कहा इलेक्शन का रुख बदल सकते हैं। 2020 में इनमें से मेजॉरिटी स्टेट्स जो बाइडेन ने जीते थे, लेकिन इस बार सारे के सारे 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप ने जीते हैं। इनफैक्ट कमला हैरिस की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि पूरे के पूरे अमेरिका के किसी भी कोने में उन्होंने 2020 में बाइडेन से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी है। So you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we could show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming 2020. Holy smokes. There you go. So let this go away and see if there's anything on the east side there. Literally nothing? Literally nothing. Literally not one count? तो ट्रंप की जीत के पीछे क्या सीक्रेट है? देखिए, ट्रंप का मेन इलेक्शन प्लैंक था इकोनॉमी, इमिग्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम को फिक्स करना। और ये वोटर्स के लिए एक्चुअली काफी बड़े कंसर्न साबित हुए, स्पेशली क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि बड़े शहरों में अमेरिका में क्राइम काफी तेजी से बढ़ा है डेमोक्रेट लीडरशिप में। और ये इलेक्शन रिपब्लिकन्स के लिए, अमेरिका के लिए काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि जनरली माना जाता था कि जो माइनॉरिटी वोटर्स होते हैं, जो ब्लैक होते हैं, हिस्पैनिक्स होते हैं, वो डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं। और पिछले 10 सालों से जो डेमोक्रेट लीडरशिप है, मीडिया है, वो डोनाल्ड ट्रंप को रेसिस्ट बोलती हुई आ रही है। And calling out the Democrats for what he calls
years of racist policies, right? Trump was sued twice by DOJ for racial discrimination for refusing to rent apartments to black people. लेकिन अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप सातों बैटल ग्राउंड स्टेट्स में इसलिए जीते क्योंकि उसी रेसिस्ट डोनाल्ड ट्रंप को भारी मात्रा में लटीनोज ने वोट किया है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को इस बार 45% लटीनो कम्युनिटी ने वोट किया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। उसके ऊपर से ऑलमोस्ट 15% ब्लैक कम्युनिटी ने भी ट्रंप के लिए वोट किया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, जो कि ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेट्स के लिए वोट करती है, उसमें भी लेकिन जो इंडियन अमेरिकन मर्द हैं वो ज्यादातर ट्रंप की तरफ लीन कर रहे हैं। तो इंडियन अमेरिकन का वोट भी खींच लिया उन्होंने। और ये इंडियन अमेरिकन वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप अगर ट्रंप के कैबिनेट को देखेंगे, ट्रंप का जो क्लोज टीम है उसको देखेंगे, उसमें सरप्राइजिंगली काफी इंडियंस एंड हिंदूज भी हैं। जी हाँ, अमेरिका की सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी में काफी इंडियंस और हिंदूज भरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश पटेल, जो पुरानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, काफी समय से वो एक रिपब्लिकन रहे हैं और ट्रंप के करीबी रहे हैं। और माना जाता है कि इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कैश पटेल को या तो CIA का हेड बनाया जा सकता है या FBI का हेड बनाया जा सकता है। और कैश पटेल, अगर आप जानते नहीं हो, तो काफी बड़े संघी भी हैं, जिन्होंने काफी ओपनली राम मंदिर को सपोर्ट भी किया था। तो बताइए, एक संघी अमेरिका की CIA या FBI का हेड बन सकता है। उसके बाद विवेक रामास्वामी ट्रंप कैंपेन के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर थे। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है यंग वोटर्स को ट्रंप के लिए वोट करने में, और इस वजह से ट्रंप से डायरेक्टली भी उनको काफी तारीफ मिली। और विवेक रामास्वामी एक प्राउड हिंदू भी हैं। वो निकी हेली या बॉबी जिंदल की तरह कन्वर्ट होने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि देखिए, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, मैं हिंदू हूँ और वो कभी चेंज नहीं होने वाला। मैं अपने कल्चर को धोखा नहीं दूंगा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए। ट्रंप ने कहा भी है कि वो विवेक रामास्वामी को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देना चाहते हैं अपने कैबिनेट में। तुलसी गैबर्ट, जो एक और प्राउड हिंदू है, जो ट्रंप की मेन टीम की काफी बड़ी मेंबर थी, जिन्होंने ट्रंप की जो एंटी वॉर स्टांस है, एंटी इंटरवेंशनिस्ट स्टांस है, उस पर काफी अच्छी एडवाइस भी दी है, क्योंकि तुलसी गैबर्ट अमेरिकन मिलिट्री की एक एक्टिव मेंबर भी है। और आपको तो याद ही होगा कि कमला चाची की किस तरह से उन्होंने साबुन लगा लगा के धोबी पछाड़ दे दे के धुलाई की थी 2020 के डिबेट्स में। In why I endorsed President Trump over Vice President Kamala Harris, it is because of those fundamental rights and freedoms that are enshrined in our Constitution and the words that our founders had for us in this country as Americans, our right to life, liberty, and the pursuit of happiness. उसके बाद आते हैं JD वैंस, जो बेसिकली एक तरह से भारत के दामाद ही हैं, क्योंकि उनकी पत्नी है उषा वैंस, जो कि अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली हैं। तो एक ओपनली प्राउड हिंदू अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली है। And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज एक्चुअली इंडियन अमेरिकन के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रिपब्लिकन पार्टी, भले ही उसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हों, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने कम से कम एक विलिंगनेस दिखाई है आपको एक्सेप्ट करने की, आपको अच्छे पोजीशंस देने की और आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफर करने की। तो मैं तो कहता हूं कि आपको डेमोक्रेट से जिस तरह की गालियां पड़ रही हैं, भारत देश को जिस तरह की गालियां पड़ रही हैं, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं हिंदूज के ऊपर और भारत देश के ऊपर, उससे अच्छा है कि आप रिपब्लिकन पार्टी को एक तरह से अपना गढ़ बनाए। देखिए, जूस को भी ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन बड़ा प्यार करते हैं या डेमोक्रेट्स बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपनी इन्फ्लुएंस इस तरह से बना रखी है कि सारी पार्टी जो है उनके पीछे पड़ी हुई है कि प्लीज यार हमारे लिए वोट दो, हमारे लिए वोट दो, वी लव यू। देखिए, इंडियंस को भी, खासकर हिंदूज को भी ये समझ लेना चाहिए कि देखिए हवा किस तरफ बह रही है। रिपब्लिकन्स हैं जो अभी हिंदूज को, इंडियंस को जगह दे रहे हैं अपनी पार्टी में, तो वहां जाओ, एक गढ़ बनाओ और ऐसा गढ़ बनाओ कि यार आपसे वो नफरत भी करते हो, लेकिन उनको आपसे प्यार दिखाना पड़े, क्योंकि उनको आपके वोट चाहिए और आपके पैसे चाहिए। तो जीतने के बाद ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी, उनको बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने कांग्रेचुलेट करना भी शुरू किया। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट कॉल्स दैट ट्रंप टुक वाज विद नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उनको ट्विटर पे भी कांग्रेचुलेट किया। और अपेरेंटली कॉल पे ट्रंप ने मोदी से कहा कि पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है, इंडिया इज अ मैग्निफिसेंट कंट्री, मोदी इज अ मैग्निफिसेंट मैन, इंडिया एंड USA आर ट्रू फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ट्रंप ने सबसे पहले फोन पर बात की मोदी से, फिर नेतन्याहू से और फिर सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान से। जस्टिन ट्रूडो को तो लगता है होल्ड पर ही छोड़ दिया, इसीलिए उनके गर्लफ्रेंड, उनके दूसरे लीडर की थोड़ी लगी पड़ी है। I think a lot of folks woke up today and woke up really worried, really afraid, felt crushed. वहीं यूक्रेनियन लीडर ज़ेलेंस्की ने भी काफी बड़ा कांग्रेचुलेशंस वाला ट्वीट डाला है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो कुछ ऐसी बात बोलेंगे। Hey guys, looks like your free ride's over, huh? Have fun living on the streets. इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भी कांग्रेचुलेशंस बोला है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा है कि इटली एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर सिस्टर्स। मोदी जी भी सोच रहे होंगे, सिस्टर बोल दिया, आप कोई डेंजर नहीं है। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आई नो व्हाई यू आर हियर। आप आए हो मेल्टडाउन देखने के लिए, तो जरा प्रोटेक्शन पहनो। We are fucking over! How did we get here? Ah!
अब जैसा कि समझ सकते हैं, इंटरनेशनल लावण्या और साउथ दिल्ली की हालत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। एक यूजर ने तो पूरे के पूरे स्टेट की जनता को कह दिया कि उनको शर्म आनी चाहिए। द यंग टर्क्स करके एक एंटी इंडिया यूट्यूब चैनल है जो बहुत इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है। उनके होस्ट का तो रोना निकल गया। I'm getting revved up here on a significant rant. So, because Kamala Harris is not winning, and the people who thought that Kamala Harris was going to win a landslide are totally wrong. और अमेरिकन टीवी होस्ट को देख लीजिए। Let's be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go, for healthcare, for our climate, for science. तो पहले तो एक लोग स्टेट को गाली दे रहे थे, ये भाई साहब तो अपने पूरे के पूरे देश को ही गालियां दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज पैनल का मेल्टडाउन देख लीजिए। Coming from that state capital is Harris County, where Houston is, and they are relentless in it. And that is also the largest single physical number of black voters in any county other than Cook County in Illinois. That's the largest number of black voters available, and they are deeply suppressed in terms of their ability and access to the ballot. वो कह रहे हैं कि ब्लैक लोगों को दबाया जा रहा है इसलिए वो वोट नहीं कर पा रहे। अरे अगर वो वोट नहीं कर पा रहे तो ऑलमोस्ट 15% ने ट्रंप को कैसे वोट कर दिया यार। फिर ऑब्वियसली ट्रंप को हिटलर बोला जा रहा है फिर से। One side stands for freedom while the other meets the textbook definition of fascism, namely a far-right dictatorial regime like Hitler's Germany. और सुनिए, through the moment as an aging bullshit artist. कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया को ही बंद करा देने की जरूरत है, तभी जाके हम लोग जीत सकते हैं। Social media, because one of the biggest offenders is DC and Congress have not been able to do one thing in regard to the rogue corporations of social media. एक हमास सपोर्टिंग स्ट्रीमर है, वो बेचारा देखिए कितना दुखी हो गया कमला के हारने के बाद। These Democrats that just fucking sold your goddamn liberties by running an objectively dog shit fucking campaign. Wait till you find out how much money they're making. एक भाई साहब तो हल्क होगन बन गए यार, अपने कपड़े ही फाड़ने लग गए। Oh Jesus Christ! I'm so pissed off! Fuck! फिर देखिए कुछ लोग फिर से व्हाइट प्रिविलेज को ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अमेरिका को रेसिस्ट और सेक्सिस्ट बता दिया। कुछ लोगों ने बोला कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो अपना ट्विटर ही डिलीट कर देंगे। तो जरा उनके साथ फॉलो अप करके आप लोग चेक कीजिएगा कि उन्होंने डिलीट किया कि नहीं। कुछ कमला के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई हम टेस्ला खरीदना बंद कर देंगे। To delete my X account, I'm disgusted enough to never order a Tesla as long as I shall live. अबे तो पहले भी तो इलॉन मस्क ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, पहले क्यों खरीद रहे थे? फिर से देखिए सोशल मीडिया को ब्लेम किया जा रहा है। But you have Elon Musk, who owns Twitter, X, whatever we're calling it these days, X, who is a disinformation propaganda. और देखिए इंटरनेशनल मेल्टडाउन तो होता ही है, लेकिन कमला चाची हारी हैं, डेमोक्रेट्स हारे हैं, तो भारत में तो मेल्टडाउन बनता ही है ना। क्योंकि देखिए साउथ दिल्ली की लावण्या को अपने लोकल एमएलए का नाम ना पता हो, अपने लोकल एमपी का नाम ना पता हो, लेकिन अमेरिका में #NotMyPresident जरूर ट्रेंड कराएंगे। कोई जरा संजय झा जी की हेल्थ पे चेक कर लीजिए, क्योंकि वो इतने एक्साइटेड थे कि कमला ने ट्रंप को बिल्कुल ठोक दिया है पूरी तरह से। चेतन भगत को तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, दिन भर ट्वीट करते हैं यूएस इलेक्शन के बारे में, फिर रात में बोलते हैं कि किसको क्या फर्क पड़ता है यूएस इलेक्शन से। अरे कहना क्या चाहते हो? राजदीप सरदेसाई बहुत दुखी हैं कि यार फैलन को जितवा दिया। क्या बात है, ये ऐसे इंसान हैं जिनकी खुद की जो बीवी हैं वो एक ऐसी पार्टी के लिए काम करती हैं जिनमें कई पॉलिटिशियंस के ऊपर क्रिमिनल एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। आरफा जी का तो बिल्कुल दिल ही टूट गया यार। प्रीति चौधरी कहती हैं कि भाई ट्रंप फिर से एक औरत के रास्ते में आ गया और एक औरत यूएस प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। बिल्कुल उसी तरह के वक्फ बोर्ड ने एक प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा उस प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर पाए। राणा अयूब ने इसमें भी घासा घुसेड़ दिया। फिर कहती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता हु विंस। अगर इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है तो ये जो ट्वीट सारे डाल रखे हैं ये आपके मौसी के लड़के ने किए हैं। तो हमारे हिंदुस्तानियों को पूछेगा कि कश्मीर किधर है तो उनको शायद पता भी नहीं है, लेकिन गाजा का नाम तो ऐसे लेते हैं जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, और उसके ऊपर से ये ट्रंप का नाम ले लेके इस तरह से मरते रहते हैं यार। ट्रंप को तो उल्टा गाजा की नहीं पड़ी है, वो तो नेतन्याहू को फोन करके बोलेगा कि भैया 2 दिन में वॉर खत्म करो, जितने बम मारने हैं मारो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 दिन में खत्म करो। राजदीप का कहना है कि अमेरिका वुमेन ऑफ कलर के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोग इसे डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं। सागरिका घोष कहती है कि अमेरिका को उनकी इंदिरा गांधी कब मिलेंगी। तो देखिए इंडिया का तो ये हाल चल रहा है, लेकिन अगर पड़ोसियों को देखो, पाकिस्तान को देखो, वहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। मैं अपनी वालदा लिवाना, शी इज माय मदर, she is not care my personally my father is very hard person and a very serious person। तो देखिए मेल्टडाउन्स तो हमने एंजॉय किए, अब
तो मेल्टडाउन्स तो और भी होते रहेंगे आगे जाते हुए, लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि जो अमेरिकन इलेक्शंस हुए हैं उससे इंडिया पर क्या फर्क पड़ेगा। इंडिया के लिए अच्छा होगा, इंडिया के लिए खराब होगा। तो देखिए, दिस इलेक्शन एक्चुअली फॉर इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू रियलाइज, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत ही एंटी डीप स्टेट है, और ट्रंप के इलेक्शन के बाद ट्रंप और अमेरिकन डीप स्टेट के बीच की जो लड़ाई है वो और भी घमासान हो जाएगी। याद रखिए, ये वही डीप स्टेट है जिसने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, और फिर बांग्लादेश में एक पपेट इस्लामिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ट्रंप अगर डीप स्टेट के खिलाफ लड़ेगा तो वो इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छी चीज है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका से फ्यूल के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया, चाइना जैसे देशों की तरफ बढ़ेंगे, और इससे हो सकता है इंडिया को चीपर फ्यूल भी मिले। हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रंप काफी ट्रांजैक्शनल है। अगर आप विलिंगनेस दिखाएंगे कि आप ट्रंप के साथ काम करने को तैयार हैं, तो ट्रंप भी आपको काफी कंसेशंस देने के लिए तैयार है, और वो भी आपके नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया वाज विलिंग टू वर्क विद ट्रंप। इसलिए याद रखिए कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था इंडिया ने, तब ट्रंप ने उसको चुपचाप सपोर्ट किया था। जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, ट्रंप ने उसको सपोर्ट किया था, कुछ हल्ला नहीं मचाया उन्होंने। इसके ऊपर से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई थी और हिंदुओं को दिवाली भी विश की थी। फॉरेन अफेयर्स में भी अगर आप देखें तो ट्रंप जो है वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, यानी वो नहीं चाहता कि अमेरिका पूरे दुनिया के देशों की पॉलिसी को डिक्टेट करे। इसलिए अगर वो अपनी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा तो ये पॉसिबल है कि इंडिया में अमेरिका का इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो और इंडिया अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी को बेहतर डिजाइन कर सके विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। ये भी हो सकता है कि चाइना के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा। याद कीजिए कि अपने फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने चाइना पर काफी टैरिफ्स लगाए थे, जिससे चाइना पर बहुत इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो चाइनीज गुड्स, चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज एप्स को भी बैन करना चाहता है, जिस तरह से इंडिया ने टिकटॉक और दूसरे चाइनीज एप्स को बैन किया था। उसने कहा था कि इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और वो इसी तरह से इंडिया के एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहता है। तो अगर ट्रंप ने ऐसा एक्चुअली कर दिया, अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में चाइनीज एप्स और टिकटॉक को बैन कर दिया, तो उनकी बहुत बुरी हालत होगी। और अगर ट्रंप चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाता है तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यूएस मार्केट्स में एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है और वो यूएस बिजनेसेस को चाइना से अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो बिजनेसेस चाइना से अपने सप्लाई चेन्स को दूर करना चाहते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हो सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप मेक इन अमेरिका को प्रमोट करना चाहता है, अमेरिकन को अमेरिकन जॉब्स में प्रमोट करना चाहता है। इसलिए ये हो सकता है कि जो H-1B वीजास हैं, जिस पर मेजॉरिटी इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, उसको और भी स्क्वीज करने लगे और इंडियंस की जो वीजा के इश्यूज हैं वो और भी ज्यादा हो जाए और इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट और ट्रंप के बीच में थोड़े टेंशंस क्रिएट हो जाए। याद रखिए, ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में भी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया था कि वो अपनी इकोनॉमी को और थोड़ा खोलें और जो उनके कुछ ग्रेन्स में प्रोटेक्शंस हैं, उन प्रोटेक्शंस को हटाएं ताकि अमेरिकन को बेहतर एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। और ऑब्वियसली अपनी ग्रेन सॉवरेनिटी के लिए, अपनी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी के लिए इंडिया ऐसा नहीं करना चाहता था। तो इस वजह से भी हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट और ट्रंप गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी टेंशंस हो। ऊपर से याद रखिए कि एक ये पॉजिटिव चीज जरूर है कि कुछ इंडियन अमेरिकन और हिंदू अमेरिकन ट्रंप के क्लोज कैबिनेट में है, लेकिन याद रखिए कि ट्रंप के इनर सर्कल में एक ओपन खालिस्तानी भी है जो हिंदुओं को काफी गालियां दे चुकी है, जो इंडिया को गालियां दे चुकी है, जो ओपनली खालिस्तानी सिंपथाइजर है। तो उस तरह के लोगों से भी जो इंडियन अमेरिकन और हिंदू अमेरिकन आए हैं ट्रंप के कैबिनेट में, उन लोगों को भी सिखाना पड़ेगा ट्रंप को कि भैया ये कितनी डेंजरस औरत है। और हो सकता है कि ऐसे लोगों की वजह से ट्रंप जो है वो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म पर बहुत बड़े स्टेप्स ना ले। तो एक कमेंटेटर ने स्वराज्य मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप का जो इलेक्शन है वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कमर्शियली चैलेंजिंग हो सकता है। उस स्टेटमेंट से ब्रॉडली मैं भी एग्री करता हूं कि देखिए, स्ट्रेटेजिकली अगर इंडिया ट्रंप को वो चीजें दे जो ट्रंप चाहता है, तो ट्रंप भी इंडिया के साथ काम करने को बहुत रेडिली तैयार हो जाएगा। उसने पहले भी कहा है कि उसकी मोदी से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर कमला हैरिस से कंपेयर करें तो डेफिनेटली ट्रंप इज बेटर फॉर इंडिया देन कमला हैरिस एंड द डेमोक्रेट्स राइट नाउ इन दिस मोमेंट इन हिस्ट्री। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए बेहतर कौन है, कमला हैरिस या ट्रंप? और आपका फेवरेट 2024 इलेक्शन से रिलेटेड मेल्टडाउन कौन सा था या मीम कौन सा था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, बिकॉज आई डू वांट टू चेक इट आउट। बाकी अगर आप चाहते हैं, आपको ये अगर शो पसंद है, तो प्लीज हमें यूट्यूब पर एक मेंबर बने या पेटीऑन पर एक मेंबर बने। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम फ्रॉम द CEO, फ्रॉम द चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर।